Hello everyone. Very good evening to all of you. This is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final. बच्चों ये वीडियो है फॉर ओनली CA फाइनल स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस सेशन में जो मैंने परसों लिया था लाइव सेशन था और मैंने बेसिकली ये बताया था कि ग्रुप 1 के अंदर CA फाइनल ग्रुप 1 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 3 है ऑडिट, इसको तैयार करने में बच्चे जनरली कहां कहां पर गलतियां कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं और मेरी बात को सुनने के बाद आप जो आपके सीनियर हैं आप उनके साथ भी इस बात को लेके फीडबैक ले सकते हो कि ग्रुप 1 के अंदर बच्चों को अगर कोई पेपर सबसे ज्यादा सताता है या जिस पेपर में उनका स्कोर कम रह जाता है जिसकी वजह से वो ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पाते या ग्रुप 1 रुक जाता है, वो पेपर होता है पेपर नंबर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। अब ऐसा होने का रीजन क्या है कि क्यों बच्चों का ये पेपर इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं होता, क्यों इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, इन सारी बातों पर डिटेल चर्चा मैंने एक लास्ट वीडियो में की थी। वहां पे बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए थे बच्चों को कि बच्चा इस पेपर पे टाइम शुरू से उतना अच्छा डिवोट नहीं कर रहा था, बच्चे की जो इस पेपर को पढ़ने की अप्रोच थी वो कहां पर गलत हो रही है, फिर तैयारी करते समय बच्चा क्या क्या गलतियां कर रहा था वो मैंने बच्चों को आपको बताया था। बिकॉज मैं ही चाहता हूं बेटा कि जो बच्चे जो गलतियां करके आ रहे हैं ना, एटलीस्ट आप उनकी गलतियों से सीखो। अपनी गलतियां करेंगे फिर हम सीखेंगे तो देखो एक ना एक दिन कमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन अपनी ही गलतियों से अगर आप सीखोगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ला सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि बेटा कि आप इन गलतियों से अपनी गलतियों से आप सीखो। दूसरे जो बच्चे गलतियां करके आते हैं इस पेपर के अंदर वो गलतियां मैंने आपको बताई ताकि वो गलतियां आप करने से बचें और शुरू से ही आपके पास इस पेपर को तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो कि हाँ मुझे किस पैटर्न पर किस अप्रोच पर इस पेपर को मुझे तैयार करना है। सर आज के सेशन में आप क्या कवर करेंगे? आज के सेशन में बच्चे मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरा एक सिलेबस का एक पोस्टमार्टम, सिलेबस का एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सीए फाइनल ऑडिट के सिलेबस में हैं, उन चैप्टर में बेसिकली कवरेज क्या होती है, उसके ऊपर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सो है कभी आ गया या कभी नहीं आया। इन सारी बातों पर डिटेल चर्चा मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। तो चैनल पे बच्चे अगर आप नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बच्चे आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बिकॉज फाइनल लेवल में अगर आपको ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर करके आना है, बिलीव मी ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं पूरी एक सीरीज होगी, लगातार अगले कुछ दिनों तक मैं आपके साथ लाइव आके सारी बातों पे डिटेल चर्चा आपके साथ करता रहूंगा। अगर इन वीडियोस से बेटा अगर आपने एक लर्निंग ली, बिलीव मी इस पेपर के अंदर एटलीस्ट आप एग्जामिशन मार्क्स स्कोर करके आएंगे। टारगेट वो रखिए अपने 70s का और 80s का, इवन 90s में भी स्कोर हो जाए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन 70s 80s का, क्योंकि जो टारगेट आप अकाउंट के लिए सेट करते हो, जो टारगेट आप एफएम के लिए सेट करते हो वैसा ही टारगेट आपका सेट होना चाहिए आपके इस ऑडिट के पेपर के भी रिगार्डिंग। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस है। देखिए बच्चे ध्यान से, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो सीए फाइनल ऑडिट में टोटल आपके 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर्स। और उसके अलावा जो आपके क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो 18 चैप्टर और अलग से आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो पहले बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर बेसिकली क्या कवरेज लेता हुआ चलता है और एग्जाम में इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए बच्चे ध्यान से, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो ये एक तरीके का ओवरव्यू है जहां पर आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट्स एंड जो गाइडेंस नोट इशू किए जाते हैं बाय AASB ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द ICAI। तो यहां पर एसए का एक ओवरव्यू आपको दिया है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, गाइडेंस नोट क्या होते हैं, केवल इसका एक ओवरव्यू दिया गया। और एग्जाम के पर्पज से बात करें तो इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखो मैंने पूरे जो 18 चैप्टर हैं आपके उनको मैंने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक तो रेंज हमारी होगी कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम में रेगुलरली आते हैं, यानी कि रेयरली कोई अटेम्प्ट शायद मिस होता हो, मेरे अकॉर्डिंग यानी वो अटेम्प्ट भी मिस नहीं होता होगा,
और हर बार एग्जाम में आपको उन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% कह सकता हूं, बिल्कुल मिलेगा। तो एक तो चैप्टर इस तरह के देखने को मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो एग्जाम में वैसे तो लगातार आते ही हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई अटेम्प्ट वो मिस कर जाते हैं, कभी कभार कोई अटेम्प्ट को वो मिस कर जाते हैं। अदरवाइज कहूंगा कि हाँ, ये अदरवाइज रेगुलर चैप्टर्स तो हैं, लेकिन ये नहीं कि हर बार पक्का पक्का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2 3 4 अटेम्प्ट लगातार आ गया, एक आधा अटेम्प्ट वो मिस कर गया, तो कुछ चैप्टर की रेंज हमारी इस तरह की होगी। तीसरा, कि कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जो कि रेयरली पूछे जाते हैं, यानी कि 3 4 अटेम्प्ट में कभी एक बार लग गया, 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट में कभी वो एक बार लग गया, और एक रेंज जिसपे एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कुछ चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हो, इस ओवरव्यू के ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जब मैं बेटा ये बात कर रहा हूं तो मैं केवल जो आपका पार्ट बी होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव है देखो, वो वहां से कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। ये जो हम पेपर का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ये केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका पार्ट बी होता है 70 मार्क्स का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। तो टोटल 4 तरह से हमने चैप्टर्स की वैरायटी देखनी है। वो चैप्टर जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, कुछ चैप्टर जो एग्जाम में वैसे तो हमेशा आते हैं बट कभी कभार कोई अटेम्प्ट वो मिस कर जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे कि जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे जो एग्जाम में कभी नहीं आते। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट एक ओवरव्यू है, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सर कैसे फिर तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको केवल एक बार रीड करके आपको छोड़िए। ये देखो, ये नहीं है कि जो एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया तो आगे भी कभी नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जितने पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, उन सबके बेसिस पर मैंने ये एक एनालिसिस आपके लिए तैयार किया है। तो ऐसा नहीं है कि कभी एग्जाम में नहीं आया तो आगे कभी एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं, आने को कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली कि इसको केवल एक बार रीड कर लेना है, इसको बार बार रिवाइज करने में आपको अपने ना अटेम्प्ट्स नहीं लगाने। जैसे आप ऑडिट में पढ़ते हो ना, कि हम देखते हैं पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जहां पर डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होती है, वहां पर आपके एफर्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और जहां पर डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम लेके चलते हैं, तो वहां पे आपके एफर्ट्स क्या होते हैं, वहां पे आपके एफर्ट्स भी अकॉर्डिंगली कम लग जाते हैं। तो ये केवल देखा जाए तो मैंने आपके लिए एक 315 किया है, रिस्क असेसमेंट चैप्टर की वेटेज को देखते हुए कि हाँ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है उनके आने की। जब ये सारा आइडिया आपको लग जाता है, उसके बाद फिर आप इनको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। जो अप्रोच आप ऑडिट में दिखाते हो ना बच्चे, वही अप्रोच अपनी स्टडी में लगाइए ना। तो जहां पर वेटेज ज्यादा होगी, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, रेगुलरली पूछा जाता है, तो उसके ऊपर जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, पढ़ने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पर थोड़ा सा आप उसको हाई लेके जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 केवल एक ओवरव्यू है, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा क्या आज तक कभी लगा हुआ ही नहीं है, तो इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड बात करते हैं, ये है चैप्टर हमारा ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको एसए 300 की एक कवरेज देखने को मिलती है। अब एसए 300 में क्यों बोल रहा हूं, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं नालायकों की, जो इंटर लेवल पे आप पढ़ के आए हो, तो वो थोड़ा बहुत ज्ञान अभी भी आपके पास है, वो पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है। तो हमें पता है कि एसए 300 किस में डील करता है, प्लानिंग के अंदर। तो वैसे तो इस चैप्टर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो रेयरली पूछा जाता है, रेयरली का मतलब 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट में कभी एक बार पूछ लिया। क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो 0 to 4 मार्क्स। सर 0 क्यों, या तो आएगा ही नहीं, और अगर लगा तो 4 नंबर की रेंज का एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। और कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर पे जो भी आपकी क्वेश्चन की रेंज होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वैसे तो इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो आपका एसए 315 के ऊपर बेस्ड होता है। एसए 315 का टाइटल क्या है, उम्मीद कर सकता हूं आपको रिकॉल होगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो बात करता है ये रिस्क असेसमेंट को लेकर। तो अगर आपका एसए 315 अच्छा तैयार होता है तो इस चैप्टर पे आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चैप्टर पे जो क्वेश्चन होंगे वो रेयरली ही पूछे जाते हैं। तो रेयरली का मतलब क्या हो गया, 3 या 4 अटेम्प्ट में कभी एक बार लग गया तो लग गया। ठीक है, कोई एक रेगुलर चैप्टर नहीं कि हर बार एग्जाम में आता ही आता है।
ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ये कि एग्जाम में हमेशा आता है, एक आधा अटेम्प्ट कभी मिस कर जाता है, ऐसा भी नहीं है, रेयरली है, मतलब कि 4 या 5 अटेम्प्ट में कभी एक बार लगा तो लगा। और क्वेश्चन जो होगा वो 0 to 4 मार्क्स, क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो 4 नंबर की मैक्सिमम रेंज होगी। और कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। देखो बच्चे, मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूं कि बच्चों फाइनल लेवल पे आने के पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अटेम्प्ट करके नहीं आता, जो कि उसको आना चाहिए। देखो, कहने के बच्चा इस पेपर को है ना उसी अप्रोच में तैयार करने का अटेम्प्ट करता है जिस अप्रोच में उसने वो इंटर में पढ़ा था। बिकॉज बच्चा कहीं ना कहीं ऑडिट इंटर में भी है और ऑडिट फाइनल में भी है, तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटर का जो पेपर होता है उसको फाइनल के साथ ना वो कंपेयर कर लेता है और देखता है कि हाँ, स्टैंडर्ड्स तो हमने इंटर में भी पढ़े हुए हैं। जो आपको चैप्टर दिखाई दे रहा है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो अगर मैं इंटर लेवल की बात करूं तो वहां पर ये चैप्टर नंबर 4 होता है, ठीक है। और सेम चैप्टर यहां पर भी देखने को मिला। तो बच्चा उसी अप्रोच में, जिस अप्रोच में उसने इंटर में तैयार किया था, उसी अप्रोच में वो फाइनल की भी तैयारी करना शुरू कर देता है। जबकि इंटर लेवल की बात करें तो क्वेश्चन वहां पर केस स्टडी बेस्ड जनरली नहीं होते, वहां पर क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे थे। लेकिन जब मैं फाइनल लेवल की बात करता हूं तो वहां पर क्वेश्चन क्या होता है, मुझे केस स्टडी भी देखने को मिलती है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बच्चा कहने के अटेम्प्ट कर जाता है, बट केस स्टडी का प्रेजेंटेशन जिस तरीके का बच्चे का एग्जाम में होना चाहिए, बच्चा उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो इस चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंगली मैंने यह अटेम्प्ट कराया आपके लिए इस वीडियो के अंदर कि आपको मालूम चल सके कि हाँ, किस चैप्टर में क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं और किस चैप्टर पे क्वेश्चन आपके इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी बन रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहां पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपका एसए 315 पे कमांड अच्छा है तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अकॉर्डिंगली जब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं तो अगर आपकी एसए 300 पे पकड़ अच्छी है तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस बात से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि इन चैप्टर को करने से पहले मुझे स्टैंडर्ड्स करने चाहिए। एग्जैक्टली यानी अगर एसए 300 आपने अच्छा तैयार कर लिया है तो चैप्टर नंबर 2 में फिर आपके एफर्ट्स इतने ज्यादा नहीं आएंगे, बिलीव मी। ऐसे ही अगर आपका एसए 315 बहुत अच्छा तैयार हुआ होगा तो एसए 315 के अच्छे होने पर आपके चैप्टर नंबर 3 के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 आप इजीली तैयार कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को अटेम्प्ट करने से पहले आपका एसए के ऊपर कमांड अच्छा आ जाना चाहिए, एसए 300 के ऊपर और एसए 315 के ऊपर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। नाउ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था बच्चे कि 4 तरह के मैंने यहां पे चैप्टर्स को क्लासिफाई किया है। एक चैप्टर ऐसा जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, एक चैप्टर ऐसा जो कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है लेकिन एक आधा अटेम्प्ट में कभी मिस कर जाता है, जैसे बैंक ऑडिट है, वो कभी कभी मिस कर जाता है। इंश्योरेंस कंपनी है, वैसे 3-4 अटेम्प्ट में आपको लगातार देखने को मिलेगा, बट एक आधा कोई अटेम्प्ट ऐसा आएगा कि वहां पर वो मिस कर जाएगा। एक कभी भी मिस नहीं करेगा। तो एक चैप्टर जो कभी भी मिस नहीं करेगा वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का 100% पक्का आएगा। एक रेंज कि जो कभी कभार शायद मिस हो सकता है, एक जो रेयरली आता है और एक ऐसा जो कभी नहीं आता। तो अब जो आपको एक रेंज देखने को मिल रही है स्पेशल एस्पेक्ट, जो उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन कलर यूज करा हुआ है, तो जहां पर मैंने ग्रीन कलर यूज करा है बेटा, ये चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ फाइल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो उस लिंक पर जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और बिलीव मी, ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन को सेट कर देगी, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि हाँ, किस चैप्टर की रेंज क्या है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप अपना एक अच्छा प्लान इस पेपर को तैयार करने का आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो बेटा मेरी पहली वीडियो थी कि बच्चा क्यों इस पेपर में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, क्यों इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, उसको भी प्लीज बच्चे आप जरूर देखिएगा। चलिए, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो जितना आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ था
उसी को बिल्कुल बेस मानते हुए उसी नोट्स को आप एक बार रेफर कर सकते हो। हाँ, कंटेंट थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा फाइनल लेवल के अंदर, लेकिन बेस आपका जो इंटर में बना हुआ था उसी का एक एक्सटेंशन, एक एडवांस वर्जन कह सकते हो कि आपको फाइनल लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इन दोनों चैप्टर की कंपैरिजन करूं कि जो इंटर में आपने पढ़ा था ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और जब आप फाइनल में पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो फाइनल में जो आपका सिलेबस है, इंटर वाला सिलेबस अगर है, तो मैं कह सकता हूं कि फाइनल वाले सिलेबस में लगभग 60 to 70% आपका तैयार हो जाता है। जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ था उसी के बेस पर फाइनल में लगभग 60 to 70% चैप्टर ये आपका तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के आपको इसको कंप्लीट तैयार करना है, और एग्जाम में ये कभी भी मिस नहीं होता। रेगुलर चैप्टर, कहते हैं ना कि भाई ऑडिट में स्कोर नहीं होता, भाई स्कोर बिल्कुल होता है। स्कोर करने वाला चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप जाओगे ना, अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप इस पेपर को तैयार करना शुरू करोगे, बिलीव मी बेटा 70-80 बिल्कुल 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 आपके आएंगे। एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स तो आपको बेटा कहीं पर भी नहीं गए, लिखकर मैं ये वाली बात बोल सकता हूं। लेकिन जो बात है मैं बोल रहा हूं ना, प्लीज इन चीजों को आप इंप्लीमेंट जरूर करना, बिल्कुल करना। तो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एग्जाम में पक्का 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 आएगा ही आएगा, और इसमें कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। अच्छी बात, इसमें क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। और इस चैप्टर को अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के वे में डिजाइन करना शुरू करूं, तो मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन बच्चे जी आपके यहां पर बनेंगे। अब सोचिए, आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन बना के दूं, चलो 8 से 10 क्या, मैं 10 ही बोलता हूं सीधे। अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बना के दिए और कहा बच्चे 10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम में इसमें पक्का 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 आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा 4 नंबर का। तो ये बताइए कि क्या आप उन 10 क्वेश्चन को तैयार नहीं कर सकते क्या? आपकी जगह अगर मैं तैयारी कर रहा होता और कोई मुझे ऐसी गाइडेंस देता जैसी गाइडेंस मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, तो मैं डेली बेस पर एक क्वेश्चन का टारगेट सेट कर लेता कि आज मैं 2 घंटे बैठ के एक क्वेश्चन तैयार करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से याद करूंगा, उसको समझूंगा, याद करूंगा, लिख के देखूंगा। डेली बेस पर अगर मैं एक क्वेश्चन भी तैयार करता हूं उसका, तो 10 दिन बैठ के मैं 10 क्वेश्चन तैयार करके अपना एक ऐसा चैप्टर मजबूत कर लूंगा कि जो एग्जाम में मुझे 4 के 4 नंबर पक्का दिला के जाएगा। देखो बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको तैयार करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चा उसको डिफिकल्ट बना लेता है। आप खुद सोचिए कि क्या आप पूरे 18 के 18 चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग ऐसे ऐसे कुल साथ में लूं तो मैं 19 चैप्टर कह सकता हूं, कि आप इतने 19 चैप्टर को, सारे के सारे चैप्टर को एक एक्सपर्ट लेवल पे तैयार कर सकते हो क्या? कि कुछ भी आ जाए पक्का आप एग्जाम में लिख पाओगे? नहीं, क्योंकि बेटा आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर हमारे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हो सकते हैं जहां पर शायद मैं इतना अच्छी तरीके से तैयार उसको ना कर पाऊं। लेकिन जो चैप्टर एग्जाम में आते ही आते हैं, हर बार आता है, मिस नहीं करता, मेरी कमांड उनके ऊपर बहुत अच्छी होगी। जस्ट लाइक आप क्रिकेट मैच फॉलो करते हो, तो T20 होता है, तो बेटा हर एक बॉलर पे मार नहीं लगाई जाती। राशिद खान जैसा बॉलर होता है, बुमराह चलो नहीं खेल रहा है आईपीएल के अंदर, तो कहने के ऐसे बॉलर को अगर आप देखो तो ये 6 या 7 के रन रेट के हिसाब से अपना कोटा पूरा करता है 4 ओवर का। लेकिन टीम फिर भी हो सकता है सामने वाली टीम ने 200 मारे हों, यानी कि इन बॉलर की पिटाई नहीं हुई है तो कुछ बॉलर की पिटाई अच्छी खासी हुई होगी। तो ऐसे ही मैं यहां पे आपके लिए कह रहा हूं, उन चैप्टर्स को प्लीज टारगेट करिए कि इन चैप्टर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का उसको लिख के आऊंगा। देखो स्टैंडर्ड्स की बात कर लो, स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वहां पे शायद एक आधा क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपसे एग्जाम में अटेम्प्ट ना हो, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अगर एग्जाम में मैं कह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपका लगेगा ही लगेगा, तो क्या आप उस क्वेश्चन को, क्या इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली बेटा आप कर सकते हो, और करना पड़ेगा आपको अगर ऑडिट में आप एग्जामिशन मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, 4 से 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेगुलर चैप्टर, जिसको मैं रेगुलर बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये लेके चलिए 100% ये चैप्टर पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अटेम्प्ट मिस नहीं होगा, अटेम्प्ट मिस नहीं होगा। कंपनी ऑडिट क्या है? जो आपने इंटर में पढ़ा था एग्जैक्टली वही है। इसमें आप सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक पढ़ते हो, इंक्लूडिंग कारो, इंक्लूडिंग कारो। तो 2 क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर में से, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो कारो की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, जो पैरा 3 में जो क्लॉजेस होती हैं,
तो अभी कारो 20 की बात करते हैं, टोटल 21 क्लॉज है, तो 21 में से किसी भी क्लॉज के ऊपर एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन होगा इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। और बाकी बचे पूरे प्रोविजन में से सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक वो कहीं भी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा। वो क्वेश्चन या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या वो भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो लगेगा लगेगा। और अगर 2 क्वेश्चन लग जाते हैं तो 8 नंबर तक इस चैप्टर की आपकी कवरेज मूव कर जाएगी। तो 4 से 8 नंबर, 4 से 8 नंबर क्यों कह रहा हूं, कम से कम एक तो भाई साहब लगेगा ही लगेगा। कारो पर क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 100% लग जाएगा कारो 20 के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन की उम्मीद हम यहां पर और कर सकते हैं, रेगुलर चैप्टर है। अब सोचिए बच्चे जब इंटर क्लियर करने के बाद जब मेरे पास फोन आता है कि सर हमें फाइनल की तैयारी करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि बेटा तू एक काम कर, पहले इंटर की जो ऑडिट है ना उसको एक बार रिवाइज कर ले। बिकॉज इंटर की ऑडिट को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो फाउंडेशन, सॉरी, जो फाइनल की जो ऑडिट है उसके लिए फाउंडेशन बन जाती है। सीए फाइनल की ऑडिट वहां पर एक फाउंडेशन बन जाती है, और बिकॉज उसी के ऊपर ही तो बेटा आपका पूरा फाइनल का सिलेबस आता है। अब ये खुद सोचिए आप, अगर मैं इतना अगर आपको दिखाऊं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट गाइडेंस नोट ओवरव्यू इंटर में भी था। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन सिमिलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इंटर में भी था। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिमिलर चैप्टर, नाम तक सेम था, चैप्टर नंबर 4 इंटर में भी था। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट चैप्टर नंबर 6, इंटर की बात करता हूं तो इंटर में भी था। कंपनी ऑडिट, बताओ क्या ये इंटर में नहीं था क्या, सेम था। इसमें तो कुछ कवरेज भी चेंज नहीं होगी आपकी, सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक आपको पढ़ना है और कारों की केस स्टडीज आपको देखनी है। तो 4 से 8 नंबर और रेगुलर चैप्टर है, एक क्वेश्चन कारों का केस स्टडी बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन सेक्शन 139 से लेकर 148 तक या तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। समझ में आ रहा है बेटा क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वीडियो मैंने आपके लिए किस पर्पस के लिए बनाया, एक तो सिलेबस का ओवरव्यू आपको मिले और दूसरा ये मुझे आइडिया होगी किस चैप्टर की कवरेज क्या है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और कितनी रेंज पर ये क्वेश्चन आपका पॉसिबल है। चलिए बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 6 आ गया, इंटर के साथ कंपेयर करते हुए निकल जाना। क्या ऑडिट रिपोर्ट नाम का चैप्टर इंटर में भी था या नहीं था, बिल्कुल था। और वहां पर कौन कौन से एसए कवर हो रहे थे, एसए 700, 701, 705, 706, 710 एंड 720। 720 इंटर लेवल पर आपका सिलेबस में नहीं था, यहां पर बस एक एसए 720 आपको और तैयार करना है और कुछ भी और कह सकते हो कि ये नहीं कि इंटर में कुछ और पढ़ा था फाइनल लेवल पे कुछ और पढ़ना है, एग्जैक्टली सेम है। स्टैंडर्ड्स जो बेटा आपने इंटर में कवर कर लिए थे सेम वो ही स्टैंडर्ड्स आपको फाइनल में कवर करने हैं। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स को इंटर के सिलेबस में एक्सक्लूड किया हुआ था, उन्हें फाइनल में शामिल कर रखा है। 720 कभी भी आपने इंटर लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ था, वो आपको फाइनल लेवल पे कवर करना है। तो एस ए 700 से लेकर 720, 700, 701, 705, 706, 710, 720, तो 0 to 8 मार्क्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बार आता है, लेकिन हां फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि 2-3 अटेम्प्ट लगातार आ जाए, एक आधा अटेम्प्ट कोई मिस हो सकता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बट नॉट अ रेगुलर चैप्टर, रेगुलर चैप्टर तो नहीं है, क्योंकि मैंने कहा बेटा मेरे लिए रेगुलर चैप्टर वही है जो हर बार आता ही आता है कि वो अटेम्प्ट मिस ही नहीं करेगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि हाँ 3-4 अटेम्प्ट लगातार मिल गया, हो सकता है एक आधा अटेम्प्ट वो मिस कर जाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इस जगह पर। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब ये चैप्टर कैसा है, ऑडिट कमेटी शायद इंटर लेवल पे थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। ऑडिट कमेटी क्या होती है कि कुछ लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की हम बात करते हैं तो वहां पर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ऑडिट कमेटी बेसिकली एक कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टूल होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि अगर मेरा पैसा किसी कंपनी में लगा हुआ है लेकिन उस कंपनी को मैं मैनेज तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने लाख रुपया कंपनी में लगाया हुआ है। अब अगर कंपनी का गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा तो कंपनी के डूबने के चांस क्या हो सकते हैं, ज्यादा होंगे।
और कंपनी के डूबने के चांस अगर ज्यादा होंगे तो भाई मेरा पैसा डूबने के चांस क्या होंगे, वो तो ऑलमोस्ट डूब जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे किया जाता है, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है। और सेबी का LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टूल बताए गए हैं। क्या ऐसी ऐसी चीजें, ये मैकेनिज्म आपको अपनी कंपनी में लेते हुए चलना होगा फॉर द पर्पस ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिकॉज एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो उस केस में क्या होगी, जो यूजर्स होते हैं, जो कि बल्कि इन्वेस्टर हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सेफ गार्डिंग होती है। तो इसमें बेसिकली जो कवरेज होती है वो सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 की कवरेज होती है। और LODR से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाता है या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी, यानी इस पे मिले जुले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा या फिर कोई क्वेश्चन जो होगा वो आपका केस स्टडी वे में क्वेश्चन आपका होगा। सर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है लेकिन लगातार नहीं पूछा जाता। जैसे अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं, अभी जो मई 23 का पेपर था, तो मई 23 के पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस चैप्टर में इस बार भर के अमेंडमेंट थी और मुझे लग रहा था कि शायद अमेंडमेंट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एग्जाम में इस बार इस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है। यानी कि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि 3 या 4 अटेम्प्ट लगातार इस चैप्टर पे क्वेश्चन बन रहे हैं, पर एक आधा बार कभी कोई अटेम्प्ट यहां पर मिस हो जाता है। तो क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लेकिन ये एक रेगुलर चैप्टर नहीं है। 0 to 4 मार्क्स, या तो क्वेश्चन केस स्टडी बेस होगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नाउ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS। हमें पता है कि एक कंपनी जो बेसिकली होल्डिंग कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट डेट पर एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर हो सकते हैं, एसोसिएट कंपनी हो सकती है। तो ऐसी कंपनी में सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 भी एप्लीकेबल होता है और वो कहता है कि आपको अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा आपको अपने यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करने होंगे, तो CFS उनको बनाने होंगे। अब कंपनी एक्ट का ही एक सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि CFS का प्रिपरेशन, CFS की ऑडिट एंड CFS का AGM में एडॉप्शन, इन चीजों को लेके प्रोविजन वैसे ही चलेंगे जैसा कि कंपनी के स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो जिस तरह से कंपनी अपने स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवाती है, एग्जैक्टली उन कंपनी को अपने यहां पर जो उसने CFS तैयार किए हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी भी ऑडिट करवानी होगी। तो अब उनकी ऑडिट कैसे होगी, तो यहां पर बेसिकली बताया गया कि कौन कौन सी कंपनी है जिनको CFS बनाना होता है, CFS कैसे बनते हैं, CFS को बनाते समय कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, CFS पे ऑडिटर की अप्रोच क्या होती है, ऑडिटर कंसिडरेशंस क्या होती हैं, और CFS पर कैसे आपकी रिपोर्टिंग होती है। इन सारे इश्यूज को इस चैप्टर में एड्रेस किया गया है। सर क्वेश्चन कैसे होता है, चैप्टर कैसा है, पहले ये बताइए। चैप्टर ऐसा है कि ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यानी एक रेगुलर चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा भी हुआ है कि 3 या 4 अटेम्प्ट लगातार आपको इस चैप्टर पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। हाँ एक आधा बार अटेम्प्ट मिस हो भी जाता है, तो मैं रेगुलर चैप्टर तो उसको नहीं कह रहा, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दोनों ही तरह के यहां पर पॉसिबल होते हैं। या तो क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस होगा या फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और जब मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक सिमिलर केस स्टडी कई बार पूछी गई है। अब देखो मैं आपको चैप्टर तो आपको नहीं पढ़ा रहा, अदरवाइज आप फील करते हैं कि हाँ एक ही केस स्टडी को घुमा फुरा कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन हाँ क्वेश्चन दोनों तरह के लग जाते हैं, केस स्टडी भी लग जाता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां पर आपको इस चैप्टर पे देखने को मिलेगा। तो केस स्टडी या स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, लेकिन एक रेगुलर चैप्टर ये नहीं है। बैंक ऑडिट, अब फिर कंपेयर कर लो इंटर के साथ। क्या इंटर में भी आपने बैंक ऑडिट पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था। सर क्या इंटर वाली नॉलेज काम आएगी? बिल्कुल आएगी। जितना आपने इंटर में पढ़ा था उतना तो यहां पर कवरेज है ही है। जितना आपने इंटर में
एनपीए को लेके बात करी होंगी, ऑडिट ऑफ एडवांसेस को लेके बात करी है, बैंकिंग कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन की बात करी है, वहां पे सिक्योरिटी की बात करी है। तो सिमिलर प्रोविजन आपको यहां पर फाइनल लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हाँ, इंटर लेवल के बेस पर फाइनल का जो तैयार होगा लगभग 50% के आसपास ये चैप्टर आपका इंटर की नॉलेज के बेस पर तैयार हो जाएगा। और भी कई सारे एडवांस प्रोविजन जो इंटर में कवर नहीं थे वो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम में सर क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो एग्जाम में एनपीए वाला जो प्रोविजन होता है वहां पर क्वेश्चन तो आपका केस स्टडी बेस होगा एनपीए वाले पॉइंट पर, कि बताना है कि एनपीए क्लासिफाई होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में फैक्ट आपको दिए होंगे, उसके बेस पर आपको बताना होगा कि ये एडवांस अकाउंट जो है क्या ये एनपीए बनेगा या नहीं बनेगा। और इस वाले पार्ट को अगर मैं छोड़ देता हूं एनपीए वाले पार्ट को, तो बाकी बचे चैप्टर पे जो क्वेश्चन आपका होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर की फ्रीक्वेंसी तो एक आधा अटेम्प्ट में चैप्टर मिस हो जाता है। जैसे जहां तक मुझे लग रहा है इस बार जो मई 23 का पेपर था तो बैंक ऑडिट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन लगा हुआ नहीं था, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है, 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट लगातार भी आ जाता है। लेकिन कभी कभार एक अटेम्प्ट ऐसा आ जाता है जब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो जितना आपने इंटर में पढ़ा हुआ था उसी को बेस मानते हुए चलिए, 50% कवरेज यहां पर आपको इंटर के बेस पर ही देखने को मिल जाएंगी। कुछ एडवांस प्रोविजन आप यहां पर और पढ़ेंगे। एनपीए वाले पार्ट पर क्वेश्चन आपको इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी देखने को मिलेगा, और जो बाकी बचा पार्ट होगा आपका वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो केस स्टडी या स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बट नॉट अ रेगुलर चैप्टर। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी ऐसा ही है जैसा बैंक ऑडिट है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, रेयरली कोई अटेम्प्ट मिस करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार पक्का देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको एक रेगुलर चैप्टर वाली कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर रखा, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जनरली यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक आधा केस स्टडी जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, सिमिलर केस स्टडी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वही एक या दो प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लग जाता है। अदरवाइज पूरा चैप्टर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर एक्सेप्शनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो एक या दो प्रोविजन हैं, केवल एक या दो प्रोविजन जहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कहा ना बैंक ऑडिट के अंदर, तो बैंक ऑडिट में एनपीए वाले पार्ट पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अदरवाइज पूरा बैंक ऑडिट का चैप्टर जो आपका होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। और ऐसे ही मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो एक दो प्रोविजन को छोड़ के जहां पे क्वेश्चन आपका केस स्टडी लग सकता है, पूरे के पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या होती हैं? ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में डील करती हैं लेकिन ये बैंक नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं तो आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, सुने कुछ नाम आपने ऐसे? रिलायंस कैपिटल है, तो टाटा कैपिटल है। तो बेसिकली ये फाइनेंस में डील कर रहे हैं लेकिन ये बैंक नहीं है। और इनको भी जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। जैसे बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। ऐसे ही एनबीएफसी का भी रेगुलेटर कौन है? वो भी आरबीआई है। तो इस चैप्टर में जो आपकी कवरेज है वहां पे एनबीएफसी का मीनिंग आपको बताया गया, एनबीएफसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर वहां पर एज ऑडिटर आपके ऑडिट करने की जो अप्रोच है वो क्या होगी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे इश्यूज को इस चैप्टर के अंदर एड्रेस किया गया है। और रही बात क्वेश्चन की रेंज की, तो जो बैंक ऑडिट में मैंने आपको बताया, जैसा इंश्योरेंस कंपनी में आपको बताया, सेम अप्रोच यहां पर होती है, बट यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर की फ्रीक्वेंसी हाई है लेकिन एक रेगुलर चैप्टर नहीं है, यानी कि हर अटेम्प्ट में नहीं आता। जैसे इस बार मुझे जो नॉलेज है, अभी तक मई 23 का पेपर देखा था, रिव्यू भी दिया हुआ है मैंने उसके ऊपर, तो एग्जाम में एनबीएफसी के ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ, अगर पास्ट आप एक पास्ट अटेम्प्ट्स को अगर हम देखते हैं तो मुझे एक जगह दिखाई देता है कि हाँ एग्जाम में 3 4 5 बार लगातार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन लगे हुए हैं। जब बेसिकली ओल्ड सिलेबस हुआ करता था तो एनबीएफसी पे फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हुआ करती थी, लेकिन जब से न्यू सिलेबस आया था तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी वहां पर डाउन हुई थी। लेकिन हाँ, अच्छी खासा बार एग्जाम में पूछा जाता है
और रेंज इसकी 4 नंबर तक मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ ग्रीन कलर में है, मतलब कि भाई एक रेगुलर चैप्टर है, मिस नहीं होगा। सर इस वाली बात को लेकर आप कितना परसेंट श्योर हो कि मिस नहीं होगा? आई एम 100% श्योर मिस नहीं होगा। देखो मैंने कहां कहां पर अभी तक ग्रीन कलर में मार्क करा हुआ है। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट 100% आएगा भाई साहब। कंपनी ऑडिट 100% आएगा। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, जो बेसिकली आपकी टैक्स ऑडिट होती है ना, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 44 AB 3CD 3CA 3CB आपने पढ़े हुए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेयरली, हाँ कई कुछ अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस में लेके चलूंगा। रेगुलरली बात करें तो हाँ इस चैप्टर पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3CD की जो आपकी क्लॉज होती हैं उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे लेके एग्जाम में क्वेश्चन होता है। 4 से 8 नंबर तक की रेंज पर क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो मैं आपको रेंज दे रहा हूं 4 से 8 नंबर, ये केवल सब्जेक्टिव पार्ट पर है। और यहां पर कई बार मैं बच्चों का जो फीडबैक लेता हूं एमसीक्यूज को लेकर, तो मोस्टली बच्चों का फीडबैक यही होता है कि हाँ सर टैक्स ऑडिट पर जो एमसीक्यू होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मतलब मान के चलिए कहीं ना कहीं 100 नंबर की बात करें तो ये पेपर लगभग 10 नंबर के आसपास का एक आप 6 से 10 नंबर तक, नॉट एग्जैक्टली 10, 6 to 10 मार्क्स तक का आप इस चैप्टर की कवरेज लेके चल सकते हो आउट ऑफ 100। क्योंकि मैं यहां पर एमसीक्यू पार्ट कवर नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे का फीडबैक यही होता है कि सर इस चैप्टर पर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे खासे 3 या 4 क्वेश्चन सर हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो एक अच्छा चैप्टर है। अगर आपने कह सकते हो आर्टिकलशिप बहुत अच्छे तरीके से करी है, उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा आप सब आर्टिकलशिप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे या की होगी आपने, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इस चैप्टर पे कमांड बहुत अच्छी आएगी। बिकॉज इसमें कहने के देखो टैक्स की भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और अगर प्रैक्टिकली काम करा है तो अप्रोच आपके इस चैप्टर पे बहुत अच्छी होगी। रटने से काम नहीं चल सकता, वो तो मैं शुरू से मना करता हूं आपको कि रटने से काम यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर आपके होने चाहिए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, रेगुलर चैप्टर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सर कभी कभी आए हैं क्या? हाँ आए हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस लेते हुए चलिए आप। ऑडिट ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू में क्या आते हैं? जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है? पीएसयू होते हैं। और पीएसयू में ऑडिट करने की जो मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी होती है वो C&AG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की है। जो आपने कहीं इंटर लेवल पे चैप्टर पढ़ा था ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, उसमें गवर्नमेंट ऑडिट नाम का एक टॉपिक था। तो बेसिकली कह सकता हूं ये इसकी फाउंडेशन है। अगर वो वहां पे क्लियर था तो यहां पे एक फाउंडेशन है। लेकिन हाँ ये मत समझना कि अगर गवर्नमेंट ऑडिट हमने इंटर लेवल पर अच्छा पढ़ा हुआ था तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। 10 से 20% आपका चैप्टर इंटर में जो आपने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा हुआ था उसके बेस पर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ इस चैप्टर की कवरेज अच्छी खासी है, काफी सारे प्रोविजंस को, इश्यूज को इस चैप्टर के अंदर एड्रेस किया हुआ है। एग्जाम में सर क्या एक रेगुलर चैप्टर है ना? रेगुलर नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है। इस बार की बात करें, क्या मई 23 में इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था? नहीं, तो मई 23 में एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हाँ क्वेश्चन जो होगा ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे नहीं जाते। मैंने 4 रेंज आपको बताई थी कि 4 तरह से चैप्टर्स को हम क्राइटेरिया में डिवाइड कर रहे हैं। एक रेगुलर जो हर बार आता ही आता है, एक ऐसा कि हाँ कि अच्छा खासा पूछा गया बट कभी कभार मिस कर जाता है, और ये इनके ऊपर क्वेश्चन रेयरली होते हैं, यानी कि 2 या 3 अटेम्प्ट छोड़ के कभी एक बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया। तो लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, कंपनी एक्ट में एज ऑडिटर क्या क्या आपकी लायबिलिटीज बन सकती हैं? कुछ गलत काम करा अगर आपने, या इनकम टैक्स एक्ट में कुछ गलत सर्टिफिकेट दे दिया, या क्लाइंट की कुछ बातों को आपने डिपार्टमेंट में मिसलीड कर दिया, मिसरिप्रेजेंट कर दिया, तब उस केस में एज ऑडिटर आपकी क्या लायबिलिटी बन जाती है, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल। ये बात बताई गई है। चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन होती है। लेकिन अगर मैं मई 23 की बात करूं तो हाँ इस बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था, लेकिन 2 या 3 अटेम्प्ट छोड़ने के बाद कभी एक आधा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट,
अब ये क्या है, अभी तो आप इंटर में जो ऑडिट पढ़ के आए थे वो कौन सी ऑडिट थी बच्चे, फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन अगर हम फाइनल लेवल की बात करें तो यहां पर मैनेजमेंट ऑडिट भी आ जाती है, ऑपरेशनल ऑडिट भी आती है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट की ऑडिट, कि एक मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है, कि मैनेजमेंट से हम क्या उम्मीद करते हैं कि इसे किस तरह से काम करना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड दिया गया, फिर उनके स्टैंडर्ड क्या है और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा तब उस केस में क्या होगी, एक जो एंटिटी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी ओवरऑल गोल होते हैं, उनको अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोई भी एंटिटी अगर अपने टारगेट को हासिल करना चाहती है तो मैनेजमेंट का काम करना का अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हम उनसे उम्मीद करते हैं उनकी वैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर एक एंटिटी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड गोल्स अचीव नहीं कर पा रही है, तो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा हमारा मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या हमारी कौन सी पॉलिसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। मैनेजमेंट तो अच्छा है लेकिन हमारी परचेस की पॉलिसी शायद ठीक ना हो, हमारी सेल्स की पॉलिसी शायद ठीक ना हो, एचआर की पॉलिसी है शायद हमारी ठीक ना हो, मार्केटिंग की पॉलिसी है, प्रोडक्शन की पॉलिसी है, कई तरह की पॉलिसी होती है। तो प्रॉब्लम या तो मैनेजमेंट में है या प्रॉब्लम हमारे ऑपरेशंस में है। तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट होती है, और आपके ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होती है ऑपरेशनल ऑडिट। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार एग्जाम में मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, उस रिपोर्ट को बनाते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में मई 23 में पूछा गया था। लेकिन हाँ, क्वेश्चन की बात करें तो कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर इन जनरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक रेगुलर चैप्टर भी नहीं है या ऐसा भी चैप्टर नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। व्हाट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है, या कोई एक कह सकते हो कि शार्क इंडिया शायद आप देखते हो, तो उसमें जो शार्क बैठे हुए होते हैं वो किसी दूसरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी बेटा आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई चीजों पर ड्यू डिलिजेंस करवाता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब जस्ट लाइक एन इन्वेस्टिगेशन, कि भाई आपके टैक्सेशन की क्या इश्यूज चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल्स क्या है, किस तरीके के हैं, आपका मैनेजमेंट किस तरीके का है, आपका एनवायरमेंट किस तरीके का है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद ही अल्टीमेटली डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी को टेक ओवर या इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारा ड्यू डिलिजेंस हम अपने एंड पर इंडिपेंडेंटली करते हैं? बट आप फाइनेंस के फील्ड के शेयर हो तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। ड्यू डिलिजेंस नो डाउट एक टीम वर्क होता है, बिकॉज वहां पर हम आईटी से भी रिलेटेड जो मैटर होते हैं वहां पर भी ड्यू डिलिजेंस होगा, लीगल ड्यू डिलिजेंस होगा, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस होगा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होगा। तो आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं? सर हम तो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने के लिए सीए की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट रेगुलर चैप्टर है भाई साहब, रेगुलर। एग्जाम में कोई अटेम्प्ट मिस करता ही नहीं और रिपीट मोड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 से 8 नंबर का। सर क्या इस बार एग्जाम में था? अगर मैं कह रहा हूं रेगुलर चैप्टर है तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इस बार भी था। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। व्हाट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू? पीयर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, यानी कि जब एक सीए फर्म, एक एक सीए प्रैक्टिसिंग सीए की बात कर सकते हैं। एक देखो आईसीआई ने हमारे लिए क्या सेट करा हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स। उन्होंने हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि आपको ऑडिट करनी है तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपको ऑडिट करनी है। लेकिन इस वाली बात को देखना कि क्या जो हमारे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आइदर एज इंडिविजुअल और बाय वे ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एक्सेट्रा, क्या जो भी आपका मोड ऑफ प्रैक्टिस है, क्या प्रैक्टिस करते हुए आप आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स, क्या आप उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो या नहीं करते, इस पर्पस के लिए आपका पीयर रिव्यू होता है। पीयर का मतलब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। तो जब एक मेरे जैसा ही कोई और मेरे काम को रिव्यू करता है, मेरे फाइनेंशियल चेक नहीं करेगा, वो मेरे काम करने की अप्रोच, कि मेरा काम करने का तरीका एज पर स्टैंडर्ड्स जो आईसीआई सेट करता है, क्या वैसा काम किया गया है या नहीं किया गया, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू।
एग्जाम में वैसे क्वेश्चन रेयरली होता है, लेकिन मई 23 में क्वेश्चन पीयर रिव्यू पे भी था और क्वेश्चन क्वालिटी रिव्यू पे भी था। दो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर पे पूछे गए थे। ऐसा बहुत रेयर होता है, या तो क्वेश्चन पीयर रिव्यू पे देखने को मिलता है या क्वेश्चन क्वालिटी रिव्यू पे देखने को मिलता है। अगर मैं इन दोनों को भी कंपेयर करूं तो ज्यादा चांस पीयर रिव्यू पर पूछे जाने के होते हैं। क्वालिटी रिव्यू पर एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इस बार का जो अटेम्प्ट था मई 23 का, इस पर क्वेश्चन आपके दोनों पूछे गए थे। पीयर रिव्यू के ऊपर भी था और क्वालिटी रिव्यू के ऊपर भी था। क्वेश्चन जनरली जो आपका होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। रेयरली कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल एथिक्स, भाई साहब इस चैप्टर की तो बात ही ना करो। 12 से 14 नंबर और रेगुलर चैप्टर सोचिए बेटा। और इस चैप्टर में पढ़ने में दोस्त में इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन जो होते हैं जनरली बात करें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इतना सारा प्रोविजन है कि कभी कभार आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 12 से 14 नंबर की इसकी कवरेज है। और इस चैप्टर का ना ऑडिट के प्रोविजन से, स्टैंडर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि वो एथिक्स जो कि एक सीए के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। एथिक्स सेट करे है आईसीएआई ने। तो यहां पर बेसिकली आप ये देखेंगे कि आईसीएआई ने प्रैक्टिसिंग सीए के लिए या एक सीए इन सर्विस के लिए या कोई और भी तरह का सीए हो जो प्रैक्टिस में भी नहीं है ना सर्विस में है लेकिन हाँ सीए है, तो उनके लिए आईसीएआई ने क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स को सेट किया हुआ है वो बताया गया है। क्या क्या करना आपको अलाउ है, क्या क्या करना आपको अलाउ नहीं है। जो चीज अगर आपको अलाउ नहीं है लेकिन अगर आप वो कर देते हो तो वो बन जाता है मिसकंडक्ट। और मिसकंडक्ट होने पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। जैसे एक सीए, प्रैक्टिसिंग सीए की बात करो तो वो अपनी प्रैक्टिस को लेकर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। आप कभी किसी भी सीए का होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको उसके ब्राउशर्स, पैम्फलेट वगैरह, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो या फिर कोई सोशल मीडिया पर वो एडवर्टीजमेंट कर रहा हो, ये कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ये करना एक प्रैक्टिसिंग सीए को अलाउ नहीं किया गया। अगर वो कर देता है तो ये बन जाएगा उसके लेवल पर एक मिसकंडक्ट। और मिसकंडक्ट अगर होता है तो कहां पर मुझे इसकी कंप्लेंट करनी है। बिकॉज अगर मुझे किसी सीए का बोर्ड दिखाई दे गया, कुछ भी करवाओ 1000 रुपए, कुछ भी करवाओ 1000 रुपए। 3 साल पहले की बात है, कोविड टाइम पर एक सीए का मैंने एक उस पर देखा था एफबी पर, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कुछ भी करवाइए, आईटीआर जीएसटी हर काम 500 रुपए। ये तो लैंग्वेज नहीं थी लेकिन हाँ एक एडवर्टीजमेंट उसने फेसबुक पर डाला हुआ था। तो मन में तो आया था कंप्लेंट कर दूं, बट मैंने नहीं किया था। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं कंप्लेंट कर सकता था कि आप अपनी प्रैक्टिस का एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये मुझे कंप्लेंट कहां पर करनी चाहिए, वहां पर कंप्लेंट जाने के बाद आगे क्या क्या होगा, वो सारी बातें आपके इस चैप्टर में बहुत डिटेल में एड्रेस की गई हैं। चैप्टर को पढ़ने पर एक अलग ही लेवल का फील आपको होगा। प्रोविजंस इतने ज्यादा होते हैं कई बार इस चैप्टर के अंदर कि आपको लगता है कि हम आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं बट पीछे के प्रोविजंस को हम दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहे। तो मल्टीपल टाइम्स रीडिंग आपको इस चैप्टर पे लेते हुए चलनी होगी। और रेंज तो बेटा आपको दिखाई दे रही है 12 से 14 नंबर। अब खुद सोचो बेटा जरा, अगर आप फाइनल लेवल से, आप सॉरी नॉट फाइनल, इंटर लेवल से अगर आप ऑडिट पढ़ के आ रहे हो, सोचिए मैं कंपनी ऑडिट को अगर अच्छा तैयार कर लेता हूं, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अच्छा तैयार करता हूं, फिस्कल लॉ को मैं अच्छा तैयार करता हूं, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलीजेंस को मैं तैयार करता हूं, फॉरेंसिक ऑडिट, और इस चैप्टर को मैं अगर अच्छा तैयार कर रहा हूं, एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं, आपका स्कोर क्यों नहीं होगा बेटा? स्कोर ऑडिट में फाइनल में बहुत अच्छा हो सकता है, बिलीव मी, दिल से बोल रहा हूं। लेकिन आपको है ना एक अप्रोच सेट करनी होगी कि मुझे कैसे इस पेपर को तैयार करना है। रैंडमली नहीं कुछ भी आ रहे हो और कुछ भी कर रहे हो ना, रैंडमली आपने काम नहीं करना कि अच्छा आज ये कर लेते हैं, अच्छा ठीक है आज ये कर लेता हूं, आज ये कर लेता हूं ना। एक प्लान बनाइए। चीजें मैंने पूरा एनालाइज करके आपको दिया इस जगह पर। क्या ये चैप्टर सर ने कहा है कि रेगुलरली हैं और इंटर लेवल से इनका मुझे बेस देखने को मिल जाता है। कंपनी ऑडिट का क्या बेस आपके पास इंटर बेस पे नहीं है? क्या ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का बेस आपके पास नहीं है? क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बेस आपके पास नहीं है? बेटा वो बेस ऑलरेडी आपके पास है। तो बस वो एक बार बेस पे काम करिए, दोबारा से एक बार जल्दी से अपने जो इंटर के नोट्स थे जल्दी से उनको एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद फाइनल लेवल पे कूद पड़िए। और कूदने के बाद जो चैप्टर्स आपके रेगुलरली एग्जाम में आते हैं सबसे पहले आप उन्हें टारगेट करिए।
पहला टारगेट ऑब्वियसली बात है जो हर बार एग्जाम में आता है, मेरा टारगेट पहला वो होगा और उस पर मैं फ्रीक्वेंसी क्या करूंगा अपनी पढ़ने की बहुत हाई रखूंगा। क्वेश्चन एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड जो आता है वो किस तरह के आते हैं, केस स्टडीज को मुझे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इन सारी चीजों पर आप काम करिए। पेपर में स्कोर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चे, बिल्कुल होगा। तो रेगुलर चैप्टर है, जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा, लेकिन कुछ कई बार क्या होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ फाइनली बात करते हैं हम एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग एसए, 25 से 30 नंबर। और स्टैंडर्ड्स वो ही हैं जो कि आपके इंटर लेवल पे थे। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स जो इंटर लेवल पे नहीं थे तो वो यहां पर आपके एड ऑन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा कि आपने इंटर में पढ़ा था तो फाइनल में स्टैंडर्ड्स कुछ और तरह के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट, जो आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ था सेम फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल सेम देखने को मिलेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेम आपको देखने को मिलेगा, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड सेम आपको देखने को मिलेगा। SA 250 हो या जो 260, चलिए वहां पर नहीं था, लेकिन 299 है, 300 है, 315 है, 500 है, सब कुछ आपको सेम वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच होगी वो चेंज होगी। इंटर लेवल पे क्वेश्चन आपके बनते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस आपको केस स्टडी बेस्ड ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और चैप्टर आपका एक रेगुलर चैप्टर है। तो देखिए 25 से 30 नंबर रेगुलर है। प्रोफेशनल एथिक्स अगर देखो मैं मिनिमम साइड भी लेके चलूं तो 25 नंबर का आपका स्टैंडर्ड, 12 नंबर का लगभग आपका प्रोफेशनल एथिक्स में से आ गया, 4 नंबर आपका ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ से आ गया, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट ये आपका 4 नंबर कवर करके गया, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ये 4 नंबर कवर कर रहा है, एंड कंपनी ऑडिट ये कम से कम अगर 4 नंबर की मैं लेके चलता हूं ये कवर कर रहा है। तो अगर मुझे इतने 6 चैप्टर 1 2 3 4 5 6, 5 और 2 7 और 4 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21, 1 2 और 2 4 और 1 5, लगभग 50 नंबर, लगभग 50 नंबर की कवरेज आपकी यहां से हो जाती है। स्कोर हो सकता है नहीं हो सकता। पहले बात तो बेटा देखो फाइनल लेवल पे आप ऑडिट के सिलेबस को लेके एक मन में हवा मत डालिए कि नहीं यार सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं, आप ABC एनालाइज कर दीजिए चैप्टर्स का। जैसे मैंने 4 रेंज में चैप्टर लिए हुए हैं, ठीक है, पहले इन चैप्टर को आप देख लीजिए। इसके बाद जो चैप्टर आपके हर बार एग्जाम में आते हैं सबसे पहला टारगेट आप उनके ऊपर सेट करिए। अगला टारगेट जो एग्जाम में रेगुलर तो नहीं है बट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। थर्ड कैटेगरी पर जो एग्जाम में रेगुलर नहीं पूछे जाते, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लेकिन रेगुलर चैप्टर ये नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज्यादा नहीं है। और एक ज्यादा चैप्टर वो जो एग्जाम में कभी नहीं बनता, जैसे चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू वाला है वो एग्जाम में कभी नहीं बन रहा, ये सेट कर लिया। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझिए, शुरू से आपको रटने का अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना, हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, साथ में आप क्वेश्चन बैंक रखिए। जिस भी टीचर के नोट्स आपके पास हैं मुझसे आप अगर आप क्लास लेने के लिए जा रहे हो तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि मैं क्लासेस के साथ साथ कौन कौन सा स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और अगली जो मेरी कुछ वीडियोस होंगी मैं हर एक चैप्टर पर आपकी स्ट्रेटजी सेट कर दूंगा कि इन इन चैप्टर्स पे आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो लगभग 4 या 5 वीडियोस मेरी होंगी जो कि मैं अब चैप्टर वाइज, तो पहला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था अभी आज से 1 या 2 दिन पहले, जहां पर यह बताया कि फाइनल में बच्चा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा है ऑडिट के पेपर के अंदर, या कम स्कोर कर रहा है क्यों, उसमें परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों से कैसे ओवरकम करना है। ये सारे इश्यूज को मैं एक लेक्चर में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में काफी हद तक आपका जो सिलेबस है वो ओवरव्यू मैंने आपको दिया, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है, चैप्टर कौन सा हर बार आता है कौन सा नहीं आता, किस चैप्टर पे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, वो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। फिर बात करेंगे कि हाँ इन चैप्टर्स के ऊपर आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, यानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केस स्टडी है, वो किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए। तो अगली 4 या 5 वीडियो आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी और हर एक वीडियो के अंदर 3 या 4 चैप्टर को हम कवर करते हुए चलेंगे। अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा रोड मैप आपका फाइनल की ऑडिट की प्रिपरेशन का बच्चे तैयार होगा। और जब ये रोड मैप तैयार हो जाए तो फिर आप धड़ल्ले से पूरे जोर शोर के साथ धूम धड़ाके के साथ अपने इस पेपर को, प्यारे से पेपर को तैयार करना शुरू करिए। रही बात देखो कि क्लासेस की, सर आपकी क्लासेस किस किस मोड पे होती है, तो मेरी क्लास आपको लाइव क्लास देखने को मिल सकती है, फेस टू फेस क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो,
पेन ड्राइव क्लास आप देख सकते हो, गूगल ड्राइव क्लासेस आप ले सकते हो। हर एक मोड पर जो जो क्लास आप लेना चाहते हो, हर एक मोड पे क्लास अवेलेबल होती है। स्टडी मटेरियल सर आप क्या प्रोवाइड कराते हो? तो एक तो मेन बुक आपको मिलेगी, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो स्टडी मटेरियल वाला कंटेंट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें पास अटेम्प्ट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी सब कुछ कवर होता है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम मैं बच्चों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराने के लिए चाह रहा हूं। यानी कि कोई भी चैप्टर तैयार होता है, इमीडिएटली चैप्टर खत्म होने के साथ ही मैं क्या करूंगा, उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं उनको मैं तैयार करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल एथिक्स, जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर आपको बताया, 70-80% चांस होते हैं कि क्वेश्चन वहां पर रिपीट मोड पर आपको देखने को मिलेगा। ऑडिट ऑफ सीएफएस क्वेश्चन आपको रिपीट मोड पे देखने को मिलते हैं। बैंक ऑडिट क्वेश्चन आपको रिपीट मोड पे देखने को मिलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन आपको रिपीट मोड पे देखने को मिलते हैं। तो जब मैं चैप्टर वाइज आपके साथ चर्चा करूंगा ना, ये सारी बातें वहां पर बहुत डिटेल में एड्रेस हो जाएंगी कि इस चैप्टर पर सर क्वेश्चन हर बार क्या कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन रिपीट मोड पर देखने को मिलेगा, केस स्टडी आती है क्या हर बार कोई नया केस देखने को मिलेगा, या पुराने ही कोई केस स्टडीज जो पहले पूछी गई हैं वैसी केस स्टडी आएगी। ये सारी बातें मैं अगले 3-4 वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। और प्लीज बच्चे, जो क्लास आप कहीं से भी लीजिए, चाहे मुझसे लीजिए, किसी और से लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन ये जो मैं कुछ क्लासेस का एक सेट आपको दे रहा हूं, प्लीज इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये आपके इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपके लिए एक रोड मैप तैयार करेंगी। इसके बाद आप इस पेपर की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जब मैं बात कर रहा था कि मैं क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं, तो इतना बताया कि मैं आपको बुक दे रहा हूं, एमसीक्यू बुक आपको मिल रही है, आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, इसके अलावा मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स किस तरह के होंगे, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हैंड रिटन नोट्स की क्वालिटी किस तरीके की होती है। और अगर इन हैंड रिटन नोट्स को आपने पढ़ लिया, रेफ मेन उसको आप बेस मानते हुए चल सकते हो, उनको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो क्या सर एग्जाम में हमें अलग से कुछ और स्टडी मटेरियल वगैरह रेफर करने की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टडी मटेरियल आपका जो हैंड रिटन नोट्स है वो किस तरीके का है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अगली जो वीडियो होगी वो स्पेशली हैंड रिटन नोट्स को लेकर होगी। उसके बाद 3 या 4 वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन चैप्टर को डिटेल में। मतलब पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको, कभी सोचे सर क्लास लेने के लिए आ रहे हैं, नहीं पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल चैप्टर को एक एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट मोड पे होते हैं, या हर बार नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी गाइडेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सेशन है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। क्लासेस को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो नंबर हैं, इन दोनों नंबर पर आप क्लास के बारे में क्वेरी कर सकते हो। क्लास हर एक मोड पर अवेलेबल है, चाहे वो फेस टू फेस क्लास है, या पेन ड्राइव क्लास है, या गूगल ड्राइव क्लास है, या वो लाइव क्लास है। और ऑडिट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे क्लास आप मुझसे लेते हो या आप मुझसे क्लास नहीं लेते, कोई मायने नहीं रखता। ऑडिट को लेके जब कभी भी लगे कि नहीं यार यहां तो हम फंस गए और निकालने के लिए गुरुजी की रिक्वायरमेंट है, सिंपली आप इन 2 नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, 9650315042, 8178701058। इन नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस लेनी है, क्लासेस को लेके आप इन नंबर पे बात करिए, ऑफिस के नंबर है ये। और पर्सनली मेरे से कुछ बात डिस्कस करनी है, किसी पेपर में किसी टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो इस पर मेरे साथ आप टच में रह सकते हो। मेरे ही नंबर है, कॉल तो शायद ना उठे इतना जल्दी, लेकिन हाँ व्हाट्सएप करेंगे तो मैसेज जितना जल्दी बन पड़ेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो फाइनल में ना एक टारगेट बच्चे आप सेट कर लो, जो आप टारगेट सेट करोगे डेफिनेटली वो टारगेट आपको अचीव होगा। 70-80 का आप टारगेट लेके चल रहे हो तो मन में 70-80, इससे नीचे बिल्कुल भी आप टारगेट सेट मत करिए कि नहीं भाई इससे नीचे तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 70-80 का टारगेट है, ठीक है। अब इस टारगेट को हासिल कैसे करना है, तो पहले प्रॉब्लम क्या क्या होती है मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना, आज का जो सिलेबस का पूरा पोस्टमार्टम क्या हुआ है उसको आप देखेंगे, अगली कुछ वीडियोस जो आने वाली है उस वो वीडियोस जरूर आपको रेफर करनी है। चैनल के साथ आपको बना रहना है। चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इतना काम अगर आप कर लोगे तो ऑडिट की प्रिपरेशन में फाइनल लेवल पे बच्चे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक के साथ।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।